हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज सारा देश ईद मिलादुन नबी मना रहा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रॉफिट का मैसेज पीस और रहमत का था। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सबके लिए रहमत। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ब्लास्फेमी के एलिगेशंस पर जो जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में हिंदू और सिखों और टीचर्स के साथ, इनोसेंट माइग्रेंट लेबरर्स के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, या अफगानिस्तान में शियाओं के साथ उनको मस्जिदों में मारकर जो जुल्म कर रहे हैं, वो प्रॉफिट से वफा नहीं करते। वो मुसलमान नहीं है, वो रहमत नहीं है, जहमत है। अगर तालिबान बिल्कुल नहीं बदले, कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आ रहा, तो वो अफगानिस्तान की औरतों के लिए रहमत नहीं हो सकते। इसका मतलब कि उन्होंने वो मैसेज कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, उससे दूर हट गए हैं। मैं समझता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में पूरी दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो, उसको कंडेम करने की एक रिवायत रही है, और उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो निंदनीय है। अब आर्टिकल 13 की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चल रही है। उसमें आज बात होगी एक बहुत बड़े मुद्दे की, कि संविधान के अनुच्छेद 13 के हिसाब से लॉ क्या है, क्या पर्सनल लॉ लॉ है। बड़ी लड़ाई है, डिस्प्यूट है कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म हो सकता है या नहीं। वो रिफॉर्म कम्युनिटी करे या पार्लियामेंट। क्या इस पर जजेस ने कहा है, क्या इस पर देश के संविधान ने कहा है? आइए इसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको संविधान सीरीज में मैंने बता दिया कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब अगर पर्सनल लॉ कानून है, तो फिर ये मौलिक अधिकारों से इनकंसिस्टेंट या कंट्रावीन नहीं कर सकता। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ के बारे में आर्टिकल 13 ने क्या कहा है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की कहते हैं डेफिनेशन दी हुई। अब इसमें यह नहीं बताया व्हाट इज लॉ। बताया जा रहा है कि लॉ इंक्लूड्स any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसका जिक्र नहीं है। और जो एक झगड़ा हुआ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच, उसके नतीजे में इंदिरा जी ने अमेंडमेंट कर कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। तो ये जितने भी लॉस का जिक्र हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट लॉस की बात हो रही है। फिर लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन देते हुए बता रहे हैं कि लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉस पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। अब फिर इसमें एक रेलिवेंट आर्टिकल है 372, और 372 ये कहता है notwithstanding the repeal of this constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to other provisions of this constitution, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force
दे आर इन until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority। और फिर यह कहा गया कि लॉज इन फोर्स वो होगा जो लॉ किसी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। तो मुद्दा यह है कि क्या पर्सनल लॉज इन फोर्स हैं, क्या पर्सनल लॉज कंटिन्यू हो गए 372 के तहत एज वैलिड लॉ, क्योंकि उनको रिपील नहीं किया गया। अब अगर इस चीज को जरा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें लॉ की बात हो रही है वो लॉ की बात हो रही है ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन पास्ड और मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक कॉन्शियस लॉ मेकिंग की बात है कि संसद ने कानून बनाया, किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, उसकी बात हो रही है। अब जब आप लॉ इंक्लूड्स को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें पार्लियामेंट जो लॉ इनेक्ट कर रही है उसका नाम नहीं है, ऑर्डिनेंस से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट लॉस की जिक्र हो रहा है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद ही कानून बनाए उसके बीच भी डिस्टिंक्शन कर दिया कि अगर संसद ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के तहत कानून बनाए तो वो लेजिस्लेटेड लॉ होगा, ऑर्डिनरी लॉ होगा। और अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संविधान को संशोधन करने की शक्तियों का इस्तेमाल करे, आईन में और दस्तूर में तरमीम करने की अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करे, तो वो चीज लॉ नहीं होगी। यानी पार्लियामेंट भी जब लॉ बना रही है तब कोई चीज लॉ होती है और कोई चीज लॉ नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होता। आपको मालूम है आर्टिकल 13 का इंप्लीकेशन यह है कि अगर कोई लॉ है तो वो फंडामेंटल राइट से कंपैटिबल होना चाहिए, कंट्रावीन नहीं करना चाहिए, और अगर वो कंट्रावीन करता है तो वो लॉ वॉइड हो जाता है। आप हमारे आर्टिकल 13 के जो दूसरे वीडियोस हैं उनको देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पर, वेवर पर, आपको समझ में आएगा वो बात। फिर ये बात हो रही है कि साहब जो कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं जिनको फोर्स ऑफ लॉ है वो भी लॉ है, तो क्या पर्सनल लॉ कस्टम है? और अगर कस्टम है और वो लॉ है तो कोई पर्सनल लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो इक्वालिटी के राइट का वायलेशन करे, और अगर वो इक्वालिटी के राइट का वायलेशन करता है तो पर्सनल लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा एज नल एंड वॉइड। मैं समझता हूं कि ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से पर्सनल लॉ को आर्टिकल 13 की लॉ की तारीफ में या डेफिनीशन में देखा जाए। अब अजीब बात यह है कि बड़ा मशहूर जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का नरसुअप्पा मल्ली और बहुत बड़े दो जजेस, जिनमें से एक इंडिया के चीफ जस्टिस बने जस्टिस गजेंद्र गटकर, और एक जस्टिस छागला जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर जज बनने से भी इनकार किया, लेकिन दोनों इंडियन जुडिशरी के बहुत ग्रेट जजेस, इन्होंने इस मुद्दे को एग्जामिन किया। बॉम्बे में हिंदुओं के ऊपर दूसरी शादी करने की पाबंदी लगा दी गई, बाइगमी लॉ बना दिया गया। उस लॉ को चैलेंज किया गया कि हिंदुओं को तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं, मुसलमानों को इजाजत है, तो ये लॉ जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आपको मालूम है 1955 तक हिंदुओं को अनलिमिटेड बीवियां रखने का राइट था। इस्लाम में आपको मालूम है 4 से ज्यादा रखने का राइट नहीं था। अब ये लॉ की जो बात हो रही है, इसको लेके जब ये केस हुआ तो उसमें ये मुद्दा उठा कि क्या हिंदू लॉ
पर्सनल लॉ है। क्या पर्सनल लॉ विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 लॉ है? और दोनों जजेस का यह ओपिनियन था कि पर्सनल लॉ लॉ नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने उस लॉ को अपहोल्ड किया और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर को यह राइट है कि वो स्टेजेस में रिफॉर्म करे। आज उन्होंने हिंदू लॉ के सिलसिले में रिफॉर्म किया है, कल वो दूसरे लॉस के सिलसिले में भी रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजनिंग वो लेके आए, और उस मुद्दे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये जो दोनों जजेस हैं ये बहुत बड़े जजेस हैं। एक बात ये कही गई कि लॉज इन्फोर्स की जो डेफिनेशन है उसमें कहा जा रहा है कि लॉज मेड और पास बाय द लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जो पर्सनल लॉ है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू पर्सनल लॉ, उसको लेजिस्लेचर ने तो नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाया। वो लॉ तो जमाने से चला आ रहा है, एक ज्यूरिस्टिक ओपिनियन पर बेस्ड है, उसके सोर्सेस डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो लॉ इन फोर्स नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट ये लिया गया कि जो प्रेसिडेंट को हक दिया गया कि प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को, पहले कहा गया 2 साल, फिर कहा गया 3 साल में एडेप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है संविधान के आने के बाद, तो ये प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि प्रेसिडेंट पर्सनल लॉ को इस तरीके की पावर का इस्तेमाल करके एडेप्ट या मॉडिफाई करे। इसलिए पर्सनल लॉ लॉ नहीं। और यह कहा गया कि साहब आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। इसका मतलब संविधान के निर्माता ये जानते हैं कि एक तो वो लॉ है जो संसद ने बनाया, एक तो वो ऑर्डर है, रूल है, नोटिफिकेशन है, बाई लॉ है जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, और एक कोई और बॉडी ऑफ लॉज है, पर्सनल लॉज, जो अलग अलग हैं। उनको एक कर कर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की राज कोशिश करेगा, एंडेवर करेगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये जानते थे कि जो पर्सनल लॉ है ये और लॉ से अलग है, और क्योंकि ये अलग है इसलिए आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि ये कोशिश होगी। फिर ये कहा गया कि देखिए एंट्री नंबर 5 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की, उसमें यह पावर दी गई है कि पर्सनल लॉ के बारे में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट असेंबलीज भी लॉ बना सकती हैं। तो इसका मतलब पर्सनल लॉ एक कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, यह आम लॉ नहीं है, यह कोई खास लॉ की बॉडी है जिसका स्पेशल नाम लेकर पावर दी जा रही है कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर को भी, स्टेट्स को भी, कि वो उस पर लॉ बनाए। और अगर यह खास तरह की कैटेगरी है और यह बात फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम है, तो जब उन्होंने आर्टिकल 13 में लॉ की परिभाषा लिखी, अगर उनका इंटेंशन पर्सनल लॉ को लॉ मानने का होता तो वो लॉ की डेफिनेशन में पर्सनल लॉ भी लिख देते। पर्सनल लॉ को एक अलग तरह का लॉ आर्टिकल 44 ने माना, एंट्री नंबर 5 ने कॉन्करेंट लिस्ट की माना, इसलिए पर्सनल लॉ को आर्टिकल 13 की जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड नहीं किया। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट 2 बड़े जजेस कह रहे हैं। फिर यह बात कही कि सबसे क्लिंचिंग आर्गुमेंट यह है कि अगर संविधान आने के बाद आर्टिकल 13 तहत जितने भी कानून थे वो सब के सब अगर फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहे हैं
तो वो वॉइड हो गए। इसका मतलब अनटचेबिलिटी वॉइड हो गई। अगर अनटचेबिलिटी आर्टिकल 13 की वजह से खुद ब खुद इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और वो हिंदू लॉ का प्रावधान जिसके तहत अनटचेबिलिटी का प्रोविजन था अपने आप में इलीगल हो गया, तो फिर आर्टिकल 17 में एक फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद को स्पेसिफिकली क्यों इस्तेमाल किया गया, जिसमें खास तौर से यह कहना पड़ा कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। और यह भी कहा कि देखिए आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जा रही है और उसमें भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों को अब सारी क्लासेस ऑफ हिंदूज के लिए खोल दिया गया, यानी वहां भी अनटचेबिलिटी संविधान निर्माताओं के माइंड में है और आर्टिकल 17 में भी अनटचेबिलिटी संविधान निर्माताओं के माइंड में है। इसका मतलब यह है कि संविधान निर्माता पर्सनल लॉ को लॉ नहीं समझते थे। अगर वो पर्सनल लॉ को लॉ समझते तो ना तो आर्टिकल 25 में यह कहने की जरूरत होती कि सारे हिंदू टेंपल्स, सारी हिंदू क्लासेस के लिए अब खोल दिए गए, और ना आर्टिकल 17 में कहने की जरूरत होती कि अनटचेबिलिटी को अब समाप्त कर दिया गया। और यह भी बात कही कि पर्सनल लॉ को यह समझना कि यह कोई कस्टम है और यूसेज है विच हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, यह भी गलत है। पूरा मुस्लिम लॉ जो है वो कस्टम्स पे बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर लॉ की पॉलिसी देखी जाए तो अरबों की जो कस्टम्स थी उनके विरोध में खड़ा होगा वो लॉ। अरबों की कस्टम्स में बेटियों को तो शेयर नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। अरबों की कस्टम्स में तो मेहर का अमाउंट बेटी के बाप को दिया जाता था। यह बात ठीक है कि कुछ अरबों की कस्टम्स को रिफॉर्म कर दिया गया, कुछ को एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन पूरा इस्लामिक लॉ कस्टम पे बेस्ड नहीं है। अगर वो कस्टम पे बेस्ड होता तो फिर तो दौरे जाहिलिया जिसे कहते हैं मुस्लिम जूरिस्ट, पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, उसकी सारी कस्टम्स ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाती। यह बात ठीक है कि जब मुस्लिम लॉ डेवलप हो रहा है तो बहुत सी कस्टम्स इराक की और बहुत सी कस्टम्स बसरा की उसमें आ गई जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इसी तरह हिंदू लॉ पूरी तरह कस्टम पे बेस्ड नहीं है। हिंदू लॉ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन पे बेस्ड है, मुस्लिम लॉ भी ज्यूरिस्टिक ओपिनियन पे बेस्ड है, यानी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर बेस्ड है। इन सारी बातों को कह के यह बात कही गई कि साहब पर्सनल लॉ लॉ नहीं है। अब इसका जवाब यह है कि अगर गौर से देखें तो दूसरी तरफ से भी बहुत स्ट्रांगली आर्गू किया जा सकता है कि पर्सनल लॉ लॉ है। जस्टिस गजेंद्र गटकर ने कहा कि आर्टिकल 372 में जो बात हो रही है लॉज इन फोर्स, उसमें बात हो रही है वो कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाए हों। इसका मतलब बात हो रही है स्टैट्यूटरी लॉ की। लेकिन अब यह कहना कि पूरा पर्सनल लॉ नॉन स्टैट्यूटरी है, यह बात तो सही नहीं होगी। आपको मालूम है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और ऐसे बहुत से लॉज संसद ने बनाए जो पर्सनल लॉ का हिस्सा है। बाज्या वर्सेस गोपिका बाई का केस है 1978 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू पर्सनल लॉ है। तो इसका मतलब बहुत से ऐसे लॉज हैं जो संसद ने बनाए जो पर्सनल लॉ के बारे में हैं। इसका मतलब कुछ हिस्सा पर्सनल लॉ का स्टैट्यूटरी लॉ है, तो वो हिस्सा
पर्सनल लॉ का जो स्टैट्यूटरी लॉ है वो यकीनन आर्टिकल 13 के तहत लॉ है। इसका मतलब अब बहस ये रह गई कि अनकोडिफाइड हिस्सा पर्सनल लॉ का लॉ नहीं है, और क्योंकि सब कम्युनिटीज का लॉ ज्यादातर कोडिफाइड हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी का लॉ ज्यादातर कोडिफाई नहीं हुआ, तो पर्सनल लॉ लॉ है। इसका मतलब ज्यादा यह बहस अब हो रही है मुस्लिम लॉ की कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा आर्गुमेंट यह था कि आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने रिकॉग्नाइज किया कि डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ एक लॉज है जिसको साथ में लाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी है। इसका जवाब यह हो सकता है कि बहुत से पर्सनल लॉज या कोई भी लॉ जो पिछले सॉवरेन के जमाने में थे, अगर वो बदले नहीं जाते तो वो कंटिन्यू करते हैं एज लॉज, और इसका मतलब आर्टिकल 372 के तहत पर्सनल लॉ भी लॉ है। मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के केस पर रिलाई करके यह बात कही जा सकती है कि संविधान आने के बाद कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ जो संविधान से कंपैटिबल नहीं है वो अब लॉ नहीं रह गए। यह बात कही गई कि पर्सनल लॉ को संविधान निर्माताओं ने एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी माना, इसलिए एंट्री नंबर 5 में कॉन्करेंट लिस्ट में उसका मेंशन किया। इसका मतलब वो लॉ नहीं है। तो यह कहा जा सकता है कि एंट्री नंबर 1 में क्रिमिनल लॉ का जिक्र है, एंट्री नंबर 2 में क्रिमिनल प्रोसीजर का जिक्र है, एंट्री नंबर 12 में एविडेंस का जिक्र है। तो क्या ये लॉज लॉ नहीं है? मगर यहां एक माइनर पॉइंट है, ये उतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए लॉ हैं क्योंकि वो इनेक्टेड लॉ हैं, ऑलरेडी वो एक्ट हैं, स्टैट्यूटरी लॉ हैं, इसलिए ये आर्गुमेंट कोई बहुत मजबूत आर्गुमेंट नहीं है। आइए अब जरा देखते हैं कि हमारी जुडिशरी ने पर्सनल लॉज पर कैसे एक्ट किया। जब पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई तो उसको अंग्रेज जजों ने इजाजत नहीं दी। 3 बड़े मशहूर जजमेंट हैं जिनका जिक्र हो सकता है, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये बड़े रिग्रेसिव जजमेंट हैं क्योंकि रिफॉर्म नहीं होना जा रहा। अबू फता 1894, आगा मोहम्मद वर्सेस कुलसुम बी 1897, बाकर अली वर्सेस अंजुमन आरा बेगम 1902। क्या विल से वक्फ हो सकती है शिया लॉ के तहत? जस्टिस महमूद के जजमेंट को ओवर रूल किया गया। तो ये अबुल फता का जो जजमेंट है, इसको अगर आप देखें तो प्रिवी काउंसिल ने जो इसमें सेंटेंस कहा है वो बताता है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने लॉ रिफॉर्म नहीं होने दिया। लॉर्ड हॉबहाउस ने कहा, द डेंजर वॉज पॉइंटेड आउट ऑफ relying upon ancient text of Mohammedan law and even precepts of the Prophet himself, of taking them literally and deducing from them new rules of law, especially when such proposed rules do not conduce to substantial justice. That danger is equally great whether reliance be placed upon fresh texts newly brought to light or upon fresh logical inferences newly drawn from old and undisputed text. Their lordships think, ये प्रिवी काउंसिल कह रही है, their lordships think it would be extremely dangerous to accept as a general principle that new rules of law are to be introduced because they seem to lawyers of present day to follow logically from ancient texts, however authoritative, when the ancient doctors of law have not themselves drawn those conclusions. जस्टिस महमूद ने बहुत अच्छा जजमेंट लिखा था। उस जजमेंट को यह ओवर रूल किया जा रहा है
और यह कहा जा रहा है जो पहले लिख दिया गया 9th और 10th सेंचुरी में, उसको आप बदल नहीं सकते। इससे मुस्लिम लॉ में रिजिडिटी आई और इस रिजिडिटी की जिम्मेदारी बहुत हद तक अंग्रेज जजेस के ऊपर है। अब आप देखेंगे कि इसी तरह की बात 1979 में मथुरा अहीर के केस में हुई, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट प्रोग्रेसिव था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पर्सनल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है। यह वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में आज हमने समझने की कोशिश की कि पर्सनल लॉ क्या आर्टिकल 13 के तहत लॉ है। मेजर जजमेंट आया उसमें जस्टिस गजेंद्र गटकर और जस्टिस छागला का नसापुमल्ली में, और फिर यह मथुरा अहीर का जजमेंट जिसने साफ कह दिया कि पर्सनल लॉ के ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे। सबरीमाला के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मसले को डिस्कस किया लेकिन छोड़ दिया। ट्रिपल तलाक के केस में भी यह मुद्दा उठा कि क्या पर्सनल लॉस को लॉ मान लिया जाए, लेकिन उस डिबेट को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि कभी ना कभी यह मुद्दा दोबारा उठेगा, और जब दोबारा उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट मोस्ट लाइकली नरसापुमल्ली को ओवर रूल करेगी और पर्सनल लॉ को लॉ मानेगी आर्टिकल 13 के लिए। और जैसे ही पर्सनल लॉ माने जाएंगे, जितने भी पर्सनल लॉज में ऐसे क्लॉजेस हैं, ऐसे रूल्स हैं जो फंडामेंटल राइट से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे। इसलिए जो लोग पर्सनल लॉज में इंटरेस्टेड हैं, उनको अपने लॉज में इनलाइटेंड इंटरप्रिटेशंस लेकर इंटरनल रिफॉर्म की प्रोसेस को विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू कर देना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।